तो हेलो गाइस, जैसे आपने इंट्रो वीडियो में मेरा इंट्रोडक्शन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों का इंट्रोडक्शन देख ही लिया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट यूनिट से। जैसे हमने देखा हमारी 5 यूनिट्स थी, तो हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब एक बार हम इसका टॉपिक टूर देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स इस यूनिट में कवर करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, उसके बाद इवॉल्व कैसे हुआ, सॉफ्टवेयर क्राइसिस, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर मिथ्स। अब सॉफ्टवेयर में भी कुछ मिथ्स होते हैं, तो हाँ वो हम आगे कवर करेंगे। सिल्वर बुलेट्स, टीएसपी, सॉफ्टवेयर प्रोसेस, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट, एसक्यूए, एचडीएलसी। अभी थोड़ा सा आपको वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा, आगे सब समझ में आ जाएगा। अब इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहने वाला है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। अब मॉडल्स की हेल्प से ही हम अपने सॉफ्टवेयर को बना रहे होंगे, तो इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे 8 मॉडल्स होते हैं। 8 मॉडल्स में से भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा अजाइल मेथोडोलॉजी। ये हमारी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली इंटरव्यूज़ में, हैकेथॉन्स में बहुत काम आती है, क्योंकि हम इसी को इम्प्लीमेंट करके अपने मॉडल को बनाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा सॉफ्टवेयर क्या होता है और इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इंजीनियरिंग क्या होती है? इंजीनियर्स तो हम हैं, तो एक बार इंजीनियरिंग की टेक्निकल डेफिनेशन में देख लेते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिजाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। अब जो हमारा सबसे ज़्यादा वर्ड यूज होगा इसमें वो होगा डेवलपिंग, एंड इट शुड बी वेल डिजाइंड। वेल डिजाइंड होना बहुत ज़रूरी है हमारे सॉफ्टवेयर का। अब सॉफ्टवेयर देख लिया क्या होता है, इंजीनियरिंग देख लिया क्या होता है। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलके क्या होता है। इसमें हमारे 4 कीवर्ड्स रहने वाले हैं: डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग। इन 4 वर्ड से ही हमारी पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनी है, क्योंकि पहले हम उसको डिज़ाइन करेंगे, फिर हम उसको डेवलप करेंगे, डेवलप करने के बाद टेस्ट करेंगे कि भाई जो उसका काम है वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर हम उसको मेंटेन करेंगे। मेंटेन में हम क्या करेंगे? उसको अप टू डेट रखेंगे। उसके बाद ये सब चीज़ सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अप्रोच से होनी चाहिए। अब ये 2 हमारे पॉइंट्स हो गए। ये क्या इंक्लूड करते हैं? वैरायटी ऑफ टूल्स, टूल्स की हेल्प से आप अपना करोगे। टेक्निक्स होती है और मेथोडोलॉजी होती है। अब मेथोडोलॉजी वही है जो अभी हमने 8 मॉडल्स देखे, वही हम इसमें पढ़ेंगे। अब हमें समझ आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। अब IEEE डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। IEEE एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। अब ये जो आपकी डेफिनेशन है आपके वाइवाज में बहुत बार पूछी जाती है। मेरे भी वाइवा में यही डेफिनेशन पूछी गई थी कि आपको IEEE की डेफिनेशन ही बतानी है। अब ये क्या होती है? कुछ नहीं होती। जो भी हमने ये 2 पॉइंट्स कवर किए ना, इनको मिला के एक बन जाती है। द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन्ड, क्वांटिफाइबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर सिस्टमेटिक यहाँ लिखा है तो यहीं लिखना पड़ेगा, कोमा इधर है तो इधर ही लिखना पड़ेगा। तो ये आपको प्रॉपर एग्जैक्ट याद करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऐसा तो नहीं है कहीं से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गई, कहीं से तो उसका ओरिजिन हुआ होगा, कहीं से तो वो स्टार्ट हुई होगी, किसी के दिमाग में भी वो आया होगा। तो हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा टर्म आया था सॉफ्टवेयर, जो कि आया था 1945 से 1965 के बीच में। इसमें हमारा क्या हुआ था? एक हार्डवेयर था
जिसमें हमने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया, लेकिन इसमें क्या हुआ, वो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इसी सिस्टम पे रह गया। अब मान लो मैंने व्हाट्सएप बना दिया कि भाई जिससे कि मैं चैटिंग कर सकूँ, फोटो शेयर कर सकूँ, वीडियो शेयर कर सकूँ, लेकिन जब वो मेरे एक ही सिस्टम में लॉगिन रहेगा, दूसरे को किसी के पास वो जाएगा ही नहीं, तो वो कैसे सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई, इसी वजह से हमारा क्राइसिस जोन आया था। क्राइसिस जोन क्या होता है? द क्राइसिस जोन इज द टर्निंग पॉइंट when people saw the problems in software development and decided to fix them by applying engineering methods। तब तक सिर्फ सॉफ्टवेयर था, इंजीनियरिंग नहीं जुड़ी थी उसके साथ। तो फिर हमने 1965 से 85 के बीच में अपने सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के साथ लिंक कर दिया, जिससे कि वो शेयरेबल हो जाए, वो उसका जो एक्चुअल प्रॉब्लम के लिए बना है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। फिर हमने अपने सॉफ्टवेयर को एआई से इंटीग्रेट किया, मशीन लर्निंग से इंटीग्रेट किया, डीप लर्निंग से इंटीग्रेट किया, क्योंकि इस क्राइसिस जोन की वजह से ये भी बेचारा परेशान हो रहा है कि भाई मेरे सॉफ्टवेयर का जो मैंने जिस प्रॉब्लम के लिए बनाया था वो सॉल्यूशन उसका हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो बस एक ही सिस्टम पे है। तो सबको समझ में आ गया कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ इंटरनेट इन सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस को और अच्छे से। अब क्राइसिस से आपको क्या समझ आता है? क्राइसिस से समझ आता है इनएबिलिटी, तो वही है इनएबिलिटी टू डेवलप डिजायर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ड्यू टू सर्टेन रीजन। अब रीजन भी कुछ हो सकते हैं, अब रीजन देखते हैं। सबसे पहले हमारा रीजन आएगा इंक्रीजिंग डिमांड। इंक्रीजिंग डिमांड क्या होगी कि आपके नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ कस्टमर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि आपका सर्वर उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। इसका एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारा पेटीएम का सर्वर डाउन हुआ था अभी रिसेंट में, तो वो क्यों हुआ था? क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, हमारा सॉफ्टवेयर पेटीएम जो है वो उनको हैंडल ही नहीं कर पाया, तो इंक्रीजिंग डिमांड हो गई। फिर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ये हम समझ सकते हैं एक केस स्टडी से। अभी एक करियर बडी की केस स्टडी थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई जो बच्चे हमारे रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए, कि उनको काउंसलिंग मिले, लेकिन उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया कि वो बच्चे समझ ही नहीं पाए कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो वो इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी में आ गया। इंक्रीजिंग चैलेंजेस, आपकी मेंटेनेंस टीम भाग गई है, आपका जो टेस्टिंग टीम है वो भाग गई, तो वो चैलेंज आ जाएगा एक आपके सामने। या आप इसमें कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हो। ओवर बजट, आपने अपने बजट को मेंटेन ही नहीं किया, आपने अपना सारा पैसा और टेस्टिंग फेज तक लगा दिया, मेंटेनेंस के लिए आपके पास पैसा ही नहीं बचा, तो वो आपका ओवर बजट हो जाएगा टेस्टिंग में। फिर आता है नो अपडेट्स, क्योंकि नो अपडेट्स ओवर बजट की वजह से भी हो सकता है कि आप टेस्टिंग में आपने पैसा लगा दिया, इसलिए आप अपडेट्स ही नहीं दे पाए, और जब आप अपडेट्स नहीं दे पाए, मार्केट में कोई नया सॉफ्टवेयर आया, आपका सॉफ्टवेयर नीचे चला जाएगा। और अपडेट्स एक रीज़न से और नहीं आ सकते कि आप सेम टूल्स और सेम मेथड्स यूज़ कर रहे हो, आप कुछ नया लेके ही नहीं आ रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो कि मार्केट में क्या नया आया है या क्या नई प्रॉब्लम आई है जिसको आप सॉल्व कर सको, या नया मेथड, कोई नई टूल जिससे और क्विकली आप प्रॉब्लम को और अच्छे से सॉल्व कर सको, तो वो सब आपको देखना है। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन टू सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अब हमें पता तो लग गया सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, इसका कुछ सॉल्यूशन भी तो होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा रिडक्शन इन सॉफ्टवेयर बजट। अब ये क्या होता है? अब मान लो आपने 10K में सोचा आप अपनी एक एप्लीकेशन बना के तैयार कर दोगे, उसमें क्या क्या आएगा? उसमें आपने सोचा कि अपना सबसे पहले आपका सॉफ्टवेयर डिसाइड होगा कि आपको क्या बनाना है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग हो जाएगी, फिर आप उसको मतलब डिज़ाइन करोगे, इसमें इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग आ जाएगी, फिर टेस्टिंग करोगे, फिर आप उसको मेंटेन करोगे। अब आपके पास 10K हैं तो आपको इसी में ही ये सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि आपने अपने 10K टेस्टिंग तक लगा दिए और मेंटेनेंस के टाइम पे आपके पास पैसे ही ख़त्म हो गए। तो आपको अपने सॉफ्टवेयर बजट को उसी तरह से लेके चलना है कि जिस तरह आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। फिर हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर शुड बी अप टू डेट। अप
अपडेशन बहुत ज़रूरी है। वही सेम पॉइंट, अगर मार्केट में कोई नया सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का आ गया है तो लोग आप उस सॉल्यूशन को प्रेफर करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा उस टाइम के हिसाब से नया होगा, मे बी वो ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो सिर्फ उसको फोकस करने के अलावा, तो आपको अपडेट लाने पड़ेंगे। क्वालिटी सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 5 अपने एप्लीकेशंस बना दिए है और 5 कुछ भी नहीं करी है, मैं खुश हो रही हूँ कि मैंने 5 एप्लीकेशंस बना दिए। अगर मैं उन 5 की जगह कोई एक परफेक्ट सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का बनाऊंगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो हमें क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, क्वालिटी पे फोकस करना है। एक्सपीरियंस टीम मेंबर, अब आप बोलोगे कि फ्रेशर कहाँ जाएंगे अगर हम एक्सपीरियंस टीम मेंबर रखेंगे। एक्सपीरियंस है, इसका मतलब ये है कि जो अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास जो सब्जेक्ट्स हैं या जिस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ, मैं उस फील्ड में एक्सपर्ट होनी चाहिए। अगर मैं वहाँ पे एक्सपर्ट हूँ तो मैं अगर अपना फील्ड चेंज करूँगी मैं वहाँ पे भी एक्सपर्ट ही हो जाऊँगी। फिर प्रॉपर टाइम शेड्यूल होना चाहिए। ये नहीं कि एक हफ्ता आप ओवरलोड कर रहे हो, नेक्स्ट वीक आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको टाइम टेबल अपना बना के रखना पड़ेगा कि आपको यू शुड सेट योर डेडलाइंस कि इस वीक तक हमें ये खत्म करना है, इस वीक तक हमें ये खत्म करना है। सॉफ्टवेयर मस्ट बी डिलीवरेबल। अब ये नहीं होना चाहिए आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, आपने सॉल्यूशन बना दिया किसी प्रॉब्लम का और पब्लिक को पता ही नहीं है, यूज़र को पता ही नहीं है कि आपने कोई सॉल्यूशन बनाया। आप अपने सॉफ्टवेयर को बना के घर में बैठे हो कि भाई ठीक है मैंने तो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लिया, लेकिन लोगों को तो पता ही नहीं ना कि उस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन भी है। तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या होता है। It is a small independent part for developing a software that can be reused. एक स्मॉल और इंडिपेंडेंट पार्ट होता है जो बार बार रीयूज होता है, जस्ट लाइक अ टेम्पलेट। ठीक है कि आपने अपनी एक टेम्पलेट बना ली, आप उसी टेम्पलेट को बार बार फॉलो कर रहे हो, या फिर IEEE स्टैंडर्ड हो गए, आपके CMM हो गए, ISO स्टैंडर्ड्स हो गए कि एक बार वो स्टैंडर्ड बना दिया और बार बार वो यूज़ हो रहा है। ये अभी जो मैंने आपको वर्ड्स बताए अभी हम आगे आने वाले यूनिट्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हमारा सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन और एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या आएगा, अब कोई भी आप पेपर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही हम कितने भी डिजिटलाइज हो जाए पर पेपर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही आप उन पेपर्स को, वो डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो आपकी ऑनलाइन हो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। SRS डॉक्यूमेंट हम अभी आगे देखने वाले क्या होता है, डॉक्यूमेंट ही होता है। ये भी एक आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, आपने किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन किया है, इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग, वो सारा, क्योंकि वो लिखने वाला काम है। जितना भी रिटर्न वर्क होगा वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएगा। टेस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो ये हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होता है। यूज़र मैनुअल, अब आप कोई भी नई चीज़ लेके आए हो, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ आप स्मार्ट वॉच लेके आए हो, तो उसके साथ आपको यूज़र मैनुअल भी लेगी कि भाई आप कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, क्या क्या आप मतलब कैसे स्विच ऑन होगा, कैसे उसको आप डबल क्लिक करने से क्या फीचर्स आएंगे, तो वो हमारे यूज़र मैनुअल में आ जाएंगे। ऑपरेटिंग मैनुअल में हमारे आएंगे कि उसके क्या क्या फीचर्स है या उसके अंदर क्या क्या है, कि उसमें आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, आप अपना हार्ट बीट चेक कर सकते हो, व्हाटएवर। फिर टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी कि वो क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्या क्या उसके फीचर्स है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारे हमारे इस पार्ट में कवर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। सबसे पहले डेवलप मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। हमें मेथड्स और प्रोसीजर्स को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंटेनेबिलिटी, वही अपडेशन वाला पार्ट हो गया। फीजिबिलिटी, वो कितना फीजिबल है, मतलब आप जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना रहे हो वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती है, वो फीजिबल इन टर्म्स ऑफ लो, इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हो इनकम, वो फीजिबल है या नहीं, एफिशिएंसी कितनी है, उसकी करेक्टनेस कितनी है। करेक्टनेस हम कैसे देख सकते हैं कि आपने कैलकुलेटर बनाया और वो 2+2 का सम आपको 5 दे रहा है, तो इट इज़ नॉट करेक्ट ना। आप उसका 2+2 का सम
4 ही देना चाहिए, तो वो तब होगा। रीयूजेबिलिटी, जैसे आप एक टेम्पलेट बना रहे हो, वो बार बार यूज़ हो रही है, ये नहीं कि कोई एक बार आपने यूज़ कर लिया उसका यूज़ ख़त्म। तो रीयूजेबिलिटी होना चाहिए। पोर्टेबल होना चाहिए। पोर्टेबल कैसे, जैसे हमारी जावा एपीआईज जो लाइब्रेरीज होती है, वो आप कहीं से भी उनका लिंक कॉपी करके अपना यूज़ कर सकते हो। पोर्टेबल है। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले कस्टम बिल्ड। अब कस्टम बिल्ड क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसको आप समझ सकते हो। कि आप जो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो, कस्टमर की क्या सच्ची में वो प्रॉब्लम है कि नहीं है, कस्टमर को देखते हुए कि कस्टमर की क्या क्या नीड्स हैं, कस्टमर को क्या क्या कैसे कैसे चाहिए, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप उसको किसी किसी भी पॉइंट पे उसमें अपडेशन ला सको, उसमें चेंजेस ला सको। सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। टाइम के साथ आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फीका नहीं पड़ना चाहिए। जैसा वो डे 1 पे है, जैसी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, वो जितनी उसकी ऑडियंस है वो ग्रो ही करनी चाहिए। वो ये नहीं कि नीचे जा रहा है या ठीक है अब ख़त्म हो गया उसका यूज़। अब सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड और इंजीनियर्ड, it is not manufactured in classical sense। ये डेवलप होगा या इंजीनियर होगा, ये मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। अब सॉफ्टवेयर ये ना हार्डवेयर थोड़ी है कि आप उसको बैठ के जोड़ोगे या कुछ करोगे, या तो आप उसको डेवलप कर सकते हो या आप उसको इंजीनियर कर सकते हो। मैन्युफैक्चर आप कैसे कर लोगे? कर ही नहीं सकते हो। अब हम देख लेते हैं नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर क्या होता है कि आपकी जैसे जैसे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है, आपके सिस्टम में भी वैसे वैसे चेंजेस आ जाने चाहिए। जैसे हमारा जो व्हाट्सएप हो गया, कोई भी एप्लीकेशन होगी, वो टाइम के साथ साथ अपडेशन, न्यू फीचर्स लेके आता है कि जैसे जैसे उसकी यूज़र्स को नीड बढ़ रही है या जिस चीज़ की नीड आ रही है वो चेंज होनी चाहिए। तो डायनेमिक नेचर हो रहा है। रैपिड चेंज इन यूज़र रिक्वायरमेंट्स। फिर कोस्ट। कोस्ट मैनेजमेंट इज परफॉर्म बाय डिफरेंट मीन्स। अब आपकी कोस्ट मैनेज होनी चाहिए, वही जो हमने पहले देखा है कि आपको अपना बजट लेके चलना पड़ेगा कि इतनी कॉस्ट आप इसको दे रहे हो, इतनी कॉस्ट आप इसको दे रहे हो। ये नहीं होना चाहिए कि आप टेस्टिंग पे बहुत पैसा लगा रहे हो, मेंटेनेंस टीम पे बहुत पैसा लगा रहे हो। सब कुछ आपको कॉस्ट को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्वालिटी मैनेजमेंट, वही क्वालिटी शुड बी मैनेज। क्वालिटी के साथ आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। बाय प्रोवाइडिंग बेटर प्रोसेसेस। क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं करना है। स्केलेबिलिटी। अब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्केलेबल होना चाहिए, एबल टू इनकॉर्पोरेट न्यू चेंजेस। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर मिथ, जिसके बारे में हमने इतना सुन भी लिया है कि सॉफ्टवेयर मिथ होता है, सॉफ्टवेयर मिथ होता है। ये भी यही बोल रहा है कि है सॉफ्टवेयर मिथ क्या होता है, इसको भी बताते हैं अभी क्या होता है। सॉफ्टवेयर मिथ एक फॉल्स बिलीफ और मिसकंसेप्शन अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट that can lead to poor decision making, unrealistic expectations and project failure है। अब ये क्या होता है, हमने डेफिनेशन तो देख ही लिए। एक फॉल्स बिलीफ या फिर एक मिसकंसेप्शन जो हमें पुअर डिसीजन मेकिंग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ लेके जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि मिथ किसको हो सकता है, किस तरह का मिथ हो सकता है और किसको मिथ हो सकता है। तो मिथ 3 लोगों को हो सकता है, या तो मैनेजमेंट को मिथ हो जाए, या डेवलपर को मिथ हो जाए, या फिर आपके कस्टमर को मिथ हो जाए। अब क्या क्या मिथ हो सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट का मिथ देख लेते हैं। मैनेजमेंट का मिथ बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए 2 एग्जांपल्स लिए हैं। सबसे पहला मिथ क्या हो सकता है कि एडिंग मोर प्रोग्रामर्स टू अ लेड प्रोजेक्ट विल स्पीड इट अप। ऐसे नहीं होता। अगर आपको एक प्रोजेक्ट कर रहे हो और आपने उस पर काम नहीं किया है, कुछ भी आप ऐसे लेके जा रहे हो और डेडलाइन वाले दिन आप उस पर सारे लोग ला दोगे, सारे प्रोग्रामर्स, बहुत सारे लोग कोडिंग कर रहे हैं, बैठ के प्रोग्राम्स बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उसके बाद भी उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं। टेस्टिंग फेज़ होगा, मेंटेनेंस फेज़ होगा। तो ये नहीं कि इम्प्लीमेंटेशन में अगर आप एकदम से बहुत सारे प्रोग्रामर्स लेट टाइम पे ला दोगे वो हो जाएगा। और इसमें एक प्रॉब्लम और आ सकती है कि जो नए प्रोग्रामर्स हैं वो पुराने प्रोग्रामर्स के साथ कोलैबोरेट ना कर पाए, कम टाइम में, टीम कोलैबोरेशन वाला इशू आ जाएगा। दूसरा हमारा मिथ होगा अ वेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेड सॉफ्टवेयर प्रोसेस विल गारंटी सक्सेस। ऐसा नहीं होता। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से आपका प्रोजेक्ट
सक्सेस नहीं करेगा। उसमें आपको अच्छी टीम की, अच्छी इम्प्लीमेंटेशन की, टेस्टिंग की, मेंटेनेंस की, सब की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से आपका प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं करने वाला, या फिर एक अच्छे आइडिया से सक्सेस नहीं करने वाला, जब तक आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे और उस पर वर्क नहीं करोगे। फिर हमारा आ जाएगा डेवलपर मिथ। अब डेवलपर को क्या क्या मिथ हो सकते हैं? वंस राइट कोड आवर जॉब इज डन। ऐसा नहीं होता, सिर्फ कोड से नहीं चलता। वही बहुत सारे पॉइंट्स अभी हमने जैसे कवर करे हैं, टीम कोलैबोरेशन वाला पार्ट, टेस्टिंग वाला फेज, मेंटेनेंस फेज। आप कोड लिख के सब कुछ नहीं कर दोगे। कोड लिख के वो एक फेज है, 5 फेज में से सिर्फ एक फेज है कोडिंग, तो उससे हमारा सारा काम कंप्लीट नहीं होने वाला। अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोडिंग कुछ नहीं होता, मतलब कोडिंग से कुछ नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। अब आपने अच्छे से एनालिसिस और गैदरिंग ही नहीं किया रिक्वायरमेंट का, तो आप कोड करोगे अच्छा सॉफ्टवेयर में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मिथ नंबर 2, द बेस्ट अप्रोच इज़ टू स्टार्ट कोडिंग इमीडिएटली। डेवलपर का सारा जो घूम फिर के आएगा कोडिंग पे ही आएगा, क्योंकि उसको कोडिंग ही करनी है। तो कोडिंग स्टार्ट कर दोगे आप एकदम से, आपने अच्छे से रिसर्च ही नहीं करी, आपने अच्छे से रिक्वायरमेंट एनालिसिस ही नहीं किया, तो कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए, और आपका जो भी एनालिसिस है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, क्या क्या उसकी ज़रूरत है, वो क्लियर होनी चाहिए। कोडिंग स्टार्ट कर दोगे एकदम से, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब कस्टमर को क्या मिथ हो सकता है? सबसे पहला मिथ, सॉफ्टवेयर इज़ ईजी टू चेंज एट एनी स्टेज। ऐसा नहीं होता। बैक एंड वाली टीम बहुत कुछ कर रही होती है। हमारा कस्टमर आके बोलेगा ये चेंजेस ला दो, ये चेंज ला दो, एकदम पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारे प्रोसेसेस करने होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, फिर वही रिक्वायरमेंट एनालिसिस गैदरिंग करनी होती है, डिज़ाइनिंग करनी होती है, टेस्टिंग, मेंटेनिंग। तो एकदम से वो कुछ भी बोलेगा ये चेंज आओ, वो नहीं पॉसिबल है। सेकेंड में क्या हो सकता है? सॉफ्टवेयर कैन बी बिल्ट वंस एंड विल वर्क फॉर एवर। वही हमारा दोबारा पॉइंट, अपडेशन। अपडेशन लाना पड़ेगा तभी हमारा सॉफ्टवेयर चलेगा। ये नहीं कि आपने एक बार अपने सॉफ्टवेयर को बना दिया और वो हमेशा के लिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर मिथ सबको समझ में आ गए अच्छे से। अब सिल्वर बुलेट्स क्या होता है? बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, वो आते हैं नो सिल्वर, व्हाट इज नो सिल्वर बुलेट के मतलब नाम से। पहले हम समझते हैं कि सिल्वर बुलेट क्या होता है, तभी हमें पता लगेगा कि नो सिल्वर बुलेट्स क्या होता है। इट रिफर्स टू अ परफेक्ट सॉल्यूशन दैट कैन मैजिकली सॉल्व ऑल प्रॉब्लम। परफेक्ट सॉल्यूशन, मैजिकली सॉल्व। इट कम्स फ्रॉम फेमस ऐसे नो सिल्वर बुलेट बाय फ्रीड ब्रूक्सन। ऐसा कोई भी हमारे पास परफेक्ट सॉल्यूशन जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को मैजिकली सॉल्व कर दे। कल इन्होंने बोला कि कोई नो सिल्वर बुलेट से टॉपिक होता है। पहले हमने सिल्वर बुलेट समझ लिया क्या होता है, अब हम देखते हैं नो सिल्वर इन्होंने क्या बोला, वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, देयर इज नो सिंगल टेक्नोलॉजी methodology that can bring a drastic improvement in software productivity and reliability। इन्होंने बोला कि कोई भी टेक्नोलॉजी, मैथडोलॉजी नहीं है जो एक ड्रास्टिक चेंज लेके आ जाएगी, इम्प्रूव कर देगी सॉफ्टवेयर को, उसकी प्रोडक्टिविटी को और रिलायबिलिटी को। ऐसा क्यों, देखते हैं। ओवर डिकेड्स वी कैन सी नो सिल्वर बुलेट्स, दैट इज नो सिंगल डेवलपमेंट दैट मेक इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। ओवर डिकेड्स हमने ये देखा है कि कोई भी एक सॉल्यूशन, मतलब कोई भी एक सॉफ्टवेयर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का या सारी प्रॉब्लम्स का हम एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। अब इंसान परफेक्ट नहीं हो सकते तो सॉफ्टवेयर कैसे परफेक्ट बना दोगे? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप लैग कर ही जाओगे किसी भी एक पॉइंट पे। फिर वी नीड टू कीप चेंजिंग आवर टेक्नोलॉजीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइब्रेरी फंक्शंस सो दैट रिजल्ट कैन नॉट टर्न आउट इनटू मॉन्स्टर। तो वही चीज़ है कि आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चेंज करनी पड़ेगी, लाइब्रेरीज चेंज करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका सॉल्यूशन एक मॉन्स्टर ना बन जाए। ये ना हो कि आपने तो सॉल्यूशन बनाया लेकिन वो मॉन्स्टर बन गया उस प्रॉब्लम का, वो कुछ ड्रास्टिक ही चेंज लेके आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है। आपको इधर देख के डायग्राम में समझ आ भी रहा होगा कि ये टीम है और ये कुछ ना कुछ जोड़ने की और कुछ बनाने की कोशिश कर रही है, तो वही होता है हमारा
team software process. It is a structured framework that helps software development team to work efficiently, collaboratively and with high quality. अब आप टीम बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उस टीम के अंदर कोलैबोरेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जितना इंपॉर्टेंट है आपका कोई एक प्रॉब्लम को ढूंढना और उसका सॉल्यूशन लेके आना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप जो टीम चूज़ कर रहे हो वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर भी रही है उस काम को, उसके कोलैबोरेशन अच्छा है भी नहीं, एफिशिएंटली वर्क कर रही भी है या नहीं कर रही है. तो हम देखते हैं कि नीड क्या है इसकी. ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफन सफर फ्रॉम पुअर टीम कोऑर्डिनेशन, लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर, मिस डेडलाइन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अब जो आपने टीम बनाई है, जो आपने टीम बनाई है उसमें आपस में लड़ाई हो गई, डेडलाइन जो आ रही है तब तक वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया क्योंकि उनका जो फोकस है या गोल है, जो भी आप कह सकते हो, वो हट गया अपनी जगह से, तो वो डेडलाइन मिस कर रहे हैं. बेनिफिट्स क्या है टीएसपी के, वही जो हमने देखा, जो हमारी प्रोडक्टिविटी इसमें डिक्रीज़ हो रही है वो हमारी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, क्वालिटी अच्छी हो रही है, पुअर टीम कोऑर्डिनेशन को हम इम्प्रूव करके कोलैबोरेशन अच्छा करवा रहे हैं, प्रिडिक्टेबल शेड्यूल हो रहा है. ये नहीं कि कोई कुछ भी कर रहा है, कभी भी कर रहा है. अगर मैं बोल रही हूँ अपने टीम मेंबर को कि मेरे को ये इशू है, ये ऐसे ऐसे है, तो ही शुड हेल्प मी. ये नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई अगर ये चला गया तो मैं भी काम नहीं करूँगा, उससे हमारा काम डिले हो जाएगा. तो टीम कोलैबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम देखते हैं फेजेस ऑफ टीएसपी. सबसे पहला आता है लॉन्च फेज. इसमें हम क्या करेंगे, टीम मेंबर्स के रोल को डिफाइन करेंगे, उनके गोल सेट करेंगे और प्रोजेक्ट को प्लान करेंगे. ये हमारा फर्स्ट फेज होगा जो लॉन्चिंग फेज होता है, जिसमें हम अपनी टीम को लॉन्च कर रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर को लॉन्च नहीं कर रहे. आइडिया हमारे पास आ गया है, अब हमारी बारी है टीम को लॉन्च करने का. फिर हमारी स्ट्रेटेजी फेज आ जाएगी. इसमें क्या होगा, इसमें हम अपनी स्ट्रेटेजी और अप्रोच देखेंगे कि हमें किस अप्रोच से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. आप इसको ऐसे ले सकते हो, हमें किस मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है. इतने सारे मॉडल्स हैं, उसमें से हमारे जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए कौन सा परफेक्ट मॉडल बैठ रहा है. फिर प्लानिंग फेज. इसमें हम क्या प्लान करेंगे, जो हमने टीम अपनी लॉन्च करी है उसको, उसका वर्क कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, उसका टास्क, उनको टास्क शेड्यूलिंग, ये हमारा आ जाएगा प्लानिंग फेज में. फिर डेवलपमेंट फेज. अब आपने यहाँ पे टीम लॉन्च कर ली, उसकी अप्रोच चूज कर लिया, प्लानिंग कर ली, अब उसको डेवलप करने की बारी. यहाँ पे हमारी आती है एक्चुअल कोडिंग, टेस्टिंग एंड इटरेटिव इम्प्रूवमेंट. फिर पोस्टमार्टम. अब पोस्टमार्टम भी होता है, हाँ देखो भी देखते हैं. इसमें क्या होगा, जो हमारी ये पूरा इन सब में हुआ उसका रिव्यू, हमारी टीम का रिव्यू, टीम रिव्यू, आइडेंटिफाई लेसन लर्न एंड फ्यूचर गोल्स. इसमें हम फोकस करेंगे. अब हमारा प्रोजेक्ट बन गया है, अब हम उस पर रिव्यू कर रहे हैं कि क्या ये इस टीम ने कैसे वर्क किया, कितना वर्क किया, हम इस प्रोजेक्ट को कितना ऊपर तक लेके जा सकते हैं, फ्यूचर गोल में डिसाइड हो जाएगा. फिर मेंटेनेंस फेज. अब मेंटेनेंस फेज आपको हर जगह दिखने वाला है क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज. ये ऑनगोइंग बग्स को फिक्स करेगा और अपडेट्स लेके आएगा. उसके बाद हमारा आ जाएगा सॉफ्टवेयर प्रोसेस, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट. ठीक है, हमारे प्रोसेस और प्रोजेक्ट से मिलके प्रोडक्ट बनेगा. जब हम किसी चीज़ पे प्रोसेस करेंगे और किस प्रोजेक्ट पे करेंगे तब हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा. अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, एक्शंस, टास्क्स दैट आर नीडेड टू बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. एक्टिविटीज, एक्शन और टास्क से बनके हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनता है जो कि एक मतलब प्रॉपर मैनर में होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है. ये नहीं कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, नहीं, इट शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर. फिर प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट इज वेल डिफाइंड टास्क. वेल डिफाइंड टास्क. अब टास्क क्या होता है, टास्क इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल ऑपरेशंस डन इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल. वही जो हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड में देखा था, प्रोग्राम्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. हमारे जो स्पेसिफिक गोल है उसको अचीव करने के लिए जो कलेक्शन ऑफ सेवरल ऑपरेशंस होता है डन इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल, ये हमारा हो जाएगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो हमारा इन दोनों से
मिलके बना है, वो क्या होता है? एक फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रोडक्ट है तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जिसके लिए हमने प्रोसेस और प्रोजेक्ट को बनाया वो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है। अब ये दो टाइप्स का होता है, या तो जेनरिक हो जाए या कस्टमाइज हो जाए। अब जेनरिक क्या होगा? ये लार्ज नंबर ऑफ जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके लिए होता है, कि आपने देखा कि बहुत सब लोग ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इसका आपने ये सॉल्यूशन बना दिया, ये हमारा जेनरिक में आ जाएगा। कस्टमाइज में हमारा आएगा कि भाई आप कोई आपके पास एक पर्टिकुलर टीम या पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर इंसान आ रहा है कि भाई मेरी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे ऐसे मेरा सॉफ्टवेयर बना दो। तो वो कस्टमर सेंट्रिक होता है कि इस कस्टमर को ये इसकी ये रिक्वायरमेंट्स है, ये हमें फुलफिल करनी है, बाकी से हमें मतलब नहीं है कि उसकी सॉल्व हो रही नहीं हो रही, हमारे इस कस्टमर की सॉल्व होनी चाहिए। वो हमारा आ जाएगा कस्टमाइज में। अब हम देखते हैं SQA क्या होता है। ये होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। इसको आप इसको देखना कि ये एक SQA है, आप इसको टीचर भी बोल सकते हो, अभी बताती हूँ कैसे। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। SQA मीन्स चेकिंग, मेकिंग श्योर दैट सॉफ्टवेयर वर्क्स प्रॉपरली एंड इज मेड विद राइट वे। अब इट्स लाइक अ टीचर checking your homework before it is submitted to make sure there is no mistakes, everything is done correctly and it follow the rules and instructions। अब ये जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी नोटबुक्स चेक होती थी, टीचर हमारी नोटबुक चेक करती थी कि हाँ भाई आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। इंस्पेक्शन होता था ना हमारी नोटबुक्स का बाय टीचर। तो आप इसको एज अ टीचर ले सकते हो। SQA है जो चेक कर रहा है कि हाँ भाई सब काम सब सही से हुआ है, किसी ने कोई रूल कोई रेगुलेशंस तो नहीं तोड़ी, ये हमारा SQA हो जाएगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन चेक करेगा। फंक्शनलिटी चेक करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फंक्शन कैसे कर रहा है। रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, फिजिबिलिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए और रबस्टनेस होनी चाहिए टू डिक्रीज चांस ऑफ एरर्स। ये हमारे सारे के सारे SQA के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और SQA का आप बिल्कुल ऐसे क्विक वाला याद करना हो तो टीचर समझ सकते हो, जो अपने स्टूडेंट्स की नोटबुक चेक कर रहा है ये देखने के लिए कि उसने सब कुछ काम सही से किया है, कोई एरर्स तो नहीं है, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है और कोई रूल या रेगुलेशन तो उसने नहीं तोड़ा है। तो अब हम ये वाला टॉपिक करेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस। यहाँ से आप अगला वाला पार्ट देख सकते हो, उसको आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electric